दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल के आर हिंदी कहानियां में। आज की कहानी सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी को डिटेल से जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ये कहानी है हैदराबाद की। हैदराबाद का एक इलाका लगता है हयात नगर, जहां मुनागानुर गांव पड़ता है। इसी गांव में श्रीनिवास रेड्डी अपनी पत्नी और इकलौती बेटी कीर्ति रेड्डी के साथ रहते थे। वो पेशे से ट्रक ड्राइवर थे। जब भी काम के लिए ट्रक लेकर निकलते तो हफ्तों तक घर नहीं लौट पाते। उनकी ख्वाहिश थी कि उनकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख कर किसी बढ़िया सरकारी नौकरी में लग जाए। इसी वजह से वो अपने काम पर ज्यादा ध्यान देते थे। श्रीनिवास रेड्डी अपनी बेटी से बेटे जैसा बर्ताव करते थे और उसे पूरी आजादी दे रखी थी। लेकिन यही आजादी एक दिन उनके परिवार को उजाड़ देगी, ये उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। 19 अक्टूबर 2019 के दोपहर करीब 2 बजे कीर्ति रेड्डी अपने दोस्त कोथा शशि कुमार के साथ हयात नगर थाने पहुंची। उसने मां पल्लेरला रंजीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। शिकायत में कीर्ति ने अपनी मां के लापता होने के लिए अपने पिता श्रीनिवास रेड्डी को जिम्मेदार ठहराया। उसने ड्यूटी पर मौजूद अधिकारी को बताया कि उसके पिता का व्यवहार मां के साथ अच्छा नहीं था। वो शराब पीकर घर लौटते और फिर मां से झगड़ा और मारपीट करते थे। पिता की इन्हीं हरकतों से परेशान होकर मां 2 दिन पहले घर छोड़कर पता नहीं कहां चली गई। कीर्ति ने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने कीर्ति की शिकायत पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस घटना के 4-5 दिन बाद जब श्रीनिवास रेड्डी अपना ट्रक लेकर घर लौटे तो देखा कि दरवाजे पर ताला लटका हुआ है। पहले तो उन्होंने सोचा कि पत्नी और बेटी कहीं आसपास गई होंगी, इसलिए वही खड़े होकर उनके लौटने का इंतजार करने लगे। लेकिन काफी देर तक कोई नहीं आया तो उन्हें चिंता होने लगी। आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चला कि घर पर कई दिनों से ताला लगा हुआ है। ये सुनकर श्रीनिवास रेड्डी हैरान रह गए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि उनकी पत्नी और बेटी बिना बताए कहीं गई हो। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि वो कभी भी घर आ सकते थे, इसलिए अगर वो कहीं जाती भी थी तो फोन करके जरूर बताती थी। इस बीच उनकी बेटी और पत्नी में से किसी का भी फोन उनके पास नहीं आया था। जब उन्होंने पत्नी का नंबर मिलाया तो वो स्विच्ड ऑफ था। बार बार कोशिश करने के बाद आखिरकार बेटी कीर्ति रेड्डी से बात हो पाई, लेकिन जो कुछ कीर्ति ने बताया उसे सुनकर श्रीनिवास रेड्डी के होश उड़ गए। कीर्ति ने बताया कि उसकी मां कई दिन पहले अचानक पता नहीं कहां चली गई और वो खुद किसी काम से विशाखापत्तनम आई हुई है। उसने कहा कि वो 2 दिन बाद घर जाएगी। साथ ही उसने ये भी बताया कि मां को तमाम संभावित जगहों पर तलाश करने के बाद जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी है। बेटी की ये बात सुनकर श्रीनिवास रेड्डी का दिमाग सुन पड़ गया। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी पत्नी अचानक बिना बताए कहां और क्यों चली गई। उन्होंने भी इधर उधर तलाश शुरू कर दी, लेकिन उनके दिमाग में ये सवाल घूम रहा था कि जब मां लापता थी तो बेटी को उसकी तलाश करनी चाहिए थी, फिर वो विशाखापट्टनम क्यों चली गई। श्रीनिवास रेड्डी को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया था जो उनकी बेटी विशाखापट्टनम चली गई थी। उसकी ये बात उनके गले नहीं उतर रही थी, लेकिन उन्होंने खुद को समझाया कि पहले पत्नी को ढूंढना जरूरी है। 2 दिन बाद जब कीर्ति रेड्डी घर लौटी तो वो मां की गुमशुदगी को लेकर अपने पिता से ही उलझ पड़ी। उसका कहना था कि उनकी गलत आदतों और गुस्सैल स्वभाव की वजह से ही मां घर छोड़कर चली गई है। बेटी के इस आरोपों से श्रीनिवास रेड्डी एकदम सन्न रह गए। उन्होंने पत्नी की तलाश के लिए थाने के कई चक्कर लगाए, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब तक उनकी पत्नी को गायब हुए 8 दिन हो चुके थे। हर बीतते दिन के साथ उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी। वो पुलिस से बार बार मदद की गुहार लगाते हैं, लेकिन हर बार उन्हें बस एक आश्वासन देकर लौटा दिया जाता। श्रीनिवास रेड्डी जब पुलिस से निराश हो गए तो आखिरकार उन्होंने पुलिस कमिश्नर महेश भागवत से मुलाकात की। कमिश्नर ने मामले को गंभीरता से लिया और एसीपी शंकर एवं हयात नगर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश को
इसकी जांच सौंप दी। इंस्पेक्टर सतीश ने पड़ोसियों और जान पहचान वालों से पूछताछ शुरू की। जब उन्होंने परिवार की गहराई से जांच की तो बेटी कीर्ति रेड्डी पर शक गहराने लगा, क्योंकि वो बार बार अपने बयान बदल रही थी। इसी दौरान एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। कीर्ति ने पुलिस को बताया था कि वो विशाखापट्टनम गई थी, लेकिन हकीकत ये थी कि वो वहीं पर अपने प्रेमी और मंगेतर चिमोला बाल रेड्डी के घर पर थी। ये राज तब खुला जब चिमोला बाल रेड्डी के पिता कृष्णा रेड्डी सहानुभूति जताने के लिए श्रीनिवास रेड्डी से मिलने आए। उन्होंने जब ये बात सुनी कि कीर्ति अपनी मां को ढूंढने विशाखापट्टनम गई थी तो उन्हें हैरानी हुई। उन्होंने साफ साफ बताया कि कीर्ति तो पिछले कुछ दिनों से उनके ही घर पर थी। रही सही कसर पल्लेरला रंजीता के मोबाइल की लोकेशन ने पूरी कर दी। पुलिस को अब यह साफ नजर आ रहा था कि मामला कुछ और ही है और इस गुमशुदगी के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। कीर्ति रेड्डी ने आखिरकार जो खुलासा किया उसने पुलिस वालों को भी चौंका दिया। उसने कबूल किया कि उसकी मां पल्लेरला रंजीता अब इस दुनिया में नहीं है। कीर्ति ने बताया कि 19 अक्टूबर की रात उसने अपने मंगेतर चिमोला बाल रेड्डी के साथ मिलकर अपनी मां की हत्या कर दी थी। पुलिस ने जब उससे हत्या की वजह पूछी तो उसने जो कारण बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। कीर्ति के अनुसार उसकी मां रंजीता उसके प्रेम संबंधों के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी चिमोला बाल रेड्डी से शादी करे। मां के इस विरोध से कीर्ति नाराज थी और उसे लगता था कि उसकी मां उसकी शादी और प्यार के बीच रुकावट बन रही है। इसी गुस्से में उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रच डाली। हत्या वाली रात कीर्ति और बाल रेड्डी ने मिलकर रंजीता का गला दबाकर उसे मार डाला। फिर उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए कई घंटे तक प्लानिंग की। मोबाइल फोन को चालू रखने का मकसद था पुलिस को गुमराह करना, ताकि ऐसा लगे कि रंजीता अभी भी जिंदा है और कहीं गई है। लेकिन जब पुलिस ने कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक की तो उनकी साजिश का पर्दा फाश हो गया। कीर्ति की कबूलनामे के बाद पुलिस ने चिमोला बाल रेड्डी को भी गिरफ्तार कर लिया। अब इस जघन्य अपराध की पूरी कहानी सामने आ चुकी थी। एक बेटी ने अपनी ही मां की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो उसकी नाजायज हरकतों से खुश नहीं थी। कीर्ति बचपन से ही चंचल और स्टाइलिश लड़की थी। वो माइक्रोबायोलॉजी में बीएससी कर रही थी। कॉलेज में कई लड़के उसे पसंद करते थे, लेकिन उसका दिल सिर्फ एक ही लड़के के लिए धड़कता था और वो था चिमोला बाल रेड्डी। चिमोला बाल रेड्डी भी उसी मोहल्ले में रहता था जहां कीर्ति का घर था। उसके पिता कृष्णा रेड्डी सरकारी नौकरी में थे और परिवार भी अच्छा खासा था। बाल रेड्डी बीटेक कर चुका था और अपने कैरियर को लेकर सीरियस था। बाल रेड्डी और कीर्ति के घर वालों का आपस में दूर का रिश्ता भी था। दोनों ही परिवारों का एक दूसरे के घर आना जाना था। बाल रेड्डी पढ़ाई में तेज था तो जब भी वो कीर्ति के घर आता था तो उसकी पढ़ाई में मदद कर दिया करता। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। साथ वक्त बिताना, यही सब करते करते पता ही नहीं चला कि बचपन की ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई। अब दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके थे। बाल रेड्डी अच्छे घर का लड़का था। उसके पास अपनी मोटरसाइकिल थी जिस पर वो अक्सर कीर्ति को कॉलेज छोड़ने जाता था। रोज साथ रहने और घूमने फिरने की वजह से कीर्ति पूरी तरह से उसके प्यार में डूब गई थी। उसे अब कुछ और समझ नहीं आ रहा था, ना सही गलत और ना मर्यादा की कोई फिक्र। यहीं से मामला बिगड़ गया। दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ा कि उन्होंने सारी हदें पार कर दी। एक दिन दोनों एक शादी में गए थे। वहां जब उन्होंने दूल्हा दुल्हन को मंडप में देखा तो उनके भी मन में यह ख्याल आया कि काश हम भी शादीशुदा होते। बस इसी जोश में वो दोनों एकांत में चले गए और बहक गए। उस रात जब शादी के फेरे चल रहे थे तब कीर्ति और बाल रेड्डी अपनी ही दुनिया में मस्त थे। दोनों प्यार के नशे में इतने डूब गए कि उन्हें कुछ होश ही नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि कुछ वक्त बाद कीर्ति को एहसास हुआ कि वो मां बनने वाली है। कीर्ति और बाल रेड्डी के लिए ये सब किसी बुरे सपने जैसा था। जब कीर्ति को पता चला कि वो मां बनने वाली है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई।
ये बात अगर घर वालों को पता चल जाती तो समाज में इज्जत का जनाजा निकल जाता। इस बात को सुनकर बाल रेड्डी भी घबरा गया। दोनों को सिर्फ एक ही रास्ता नजर आया, किसी भी तरह एबॉर्शन कराना। बाल रेड्डी ने अपने दोस्त कोथा शशि कुमार से मदद मांगी। शशि कुमार का एक जान पहचान का डॉक्टर था, जिसने चोरी छिपे कीर्ति का एबॉर्शन करा दिया। इससे एक परेशानी तो खत्म हो गई, लेकिन कीर्ति की मुसीबतें यही खत्म नहीं हुई। शशि कुमार भी उसी कॉलोनी में रहता था जहां कीर्ति का घर था। दोनों के घर के बीच बस 100 कदम का फासला था। शशि कुमार का परिवार भी अच्छा खासा संपन्न था। उसके पिता हैदराबाद के एक पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में नौकरी करते थे। बाल रेड्डी और शशि कुमार बचपन के दोस्त थे। दोनों ने साथ में पढ़ाई की थी। बाल रेड्डी ने बीटेक किया और शशि कुमार ने एमबीए। दोस्त होने के नाते बाल रेड्डी ने कीर्ति की मदद के लिए शशि कुमार पर भरोसा किया, लेकिन ये भरोसा ही आगे चलकर एक नई मुसीबत बन गया। शशि कुमार बाल रेड्डी जितना ही कीर्ति के परिवार के करीब था, मगर उसके मन में भी कीर्ति के लिए कुछ फीलिंग्स थी जो अब तक वो सिर्फ अपने दिल में दबाए बैठा था। जबकि कीर्ति ने उसे कभी खास तवज्जो नहीं दी, तो उसके अंदर एक अजीब सी कसक रह गई। एबॉर्शन के दौरान शशि कुमार को कीर्ति के करीब आने का मौका मिल गया। उसने न सिर्फ मदद की, बल्कि अब इस एहसान का बदला भी लेना चाहता था। एक दिन उसने कीर्ति से साफ कह दिया, अगर तुम मेरे लिए भी अपने दिल के दरवाजे नहीं खोलोगी तो मैं एबॉर्शन वाली बात सबको बता दूंगा। कीर्ति के लिए यह सुनना किसी सदमे से कम नहीं था। वो पहले ही एक मुसीबत से निकली थी और अब एक नई परेशानी उसके सामने खड़ी थी। कीर्ति के लिए अब शशि कुमार भी उतना ही खास हो गया था जितना कि बाल रेड्डी। बदनामी के डर से उसने शशि कुमार को भी अपना लिया और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बन गए। वक्त बीतता गया और 3 साल कैसे गुजर गए उसे खुद भी पता नहीं चला। इधर कीर्ति 19 साल की हो गई तो उसके माँ बाप को उसकी शादी की फिक्र सताने लगी। जब उन्हें कीर्ति और बाल रेड्डी के रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने दोनों की शादी तय कर दी। लेकिन असली झटका तो तब लगा जब कीर्ति की मां रंजीता को मालूम पड़ा कि उसकी बेटी का बाल रेड्डी के अलावा और भी कई लड़कों से संबंध चल रहा है। सबसे ज्यादा तो शशि कुमार से। वो अक्सर उनके घर आता जाता था, घंटों कीर्ति के साथ वक्त बिताता और उसे महंगे गिफ्ट भी देता। ये जानकर रंजीता आग बबूला हो गई। उन्होंने न सिर्फ कीर्ति को जमकर डांटा, बल्कि उसकी पिटाई भी कर दी। ये बात कीर्ति और शशि कुमार दोनों को बुरी तरह चुभ गई। कीर्ति को अब अपनी मां की रोकटोक और बंदिशें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। ऐसे में शशि कुमार ने उसकी सहानुभूति बटोरी और दोनों ने मिलकर एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया जिससे कीर्ति हमेशा के लिए आजाद हो सके। कीर्ति और शशि कुमार ने जो प्लान बनाया था उसे अंजाम देने का वक्त आ गया था। उस रात जब शशि कुमार कीर्ति के घर आया तो उसकी मां रंजीता ने उसे खूब खरी खोटी सुनाई और घर से बाहर निकाल दिया। गुस्से में उन्होंने साफ साफ कह दिया कि अगर वो दोबारा उनके घर आया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शशि कुमार उस वक्त तो वहां से चला गया, लेकिन जाते जाते उसने कीर्ति को इशारों इशारों में समझा दिया कि अगला कदम क्या होगा। आधी रात के बाद वो चुपके से वापस लौटा। रंजीता अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रही थी कि तभी उन्हें कुछ आहट सुनाई देती है। जैसे ही उन्होंने करवट बदली तो उनके होश उड़ गए। सामने शशि कुमार खड़ा था। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कीर्ति ने झट से मिर्च पाउडर उठाया और अपनी मां की आंखों में झोंक दिया। रंजीता दर्द से तड़प उठी, लेकिन कीर्ति उनके सीने पर चढ़ गई और अपनी चुन्नी उनके गले में कसकर लपेट दी। कीर्ति और शशि कुमार दोनों ने मिलकर रंजीता रेड्डी का गला घोट दिया और हमेशा के लिए अपनी राह का सबसे बड़ा कांटा हटा दिया। रंजीता की हत्या के बाद कीर्ति और शशि कुमार को अब कोई रोकने टोकने वाला नहीं था। उन्होंने पहले लाश को चादर में लपेटकर घर के एक कोने में छुपा दिया और फिर इत्मीनान से अपनी हवस की भूख मिटाई। इसके बाद दोनों सीधे पुलिस थाने पहुंचे और अपनी मां के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करवा दी ताकि किसी को कोई शक ना हो।
3 दिन तक लाश घर में ही पड़ी रही। जब उससे बदबू उठने लगी तब दोनों को उसे ठिकाने लगाने की चिंता हुई। पहले उन्होंने इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की, रस्सी से गला बांधकर पंखे से लटकाने का प्लान बनाया। लेकिन 3 दिन पुरानी लाश इतनी खराब हो चुकी थी कि यह संभव नहीं था। आखिरकार उन्होंने लाश को कहीं दूर ले जाकर ठिकाने लगाने का फैसला किया। 22 अक्टूबर 2019 की रात 12 बजे शशि कुमार ने अपनी कार निकाली। कीर्ति भी में साथ थी। उन्होंने लाश कार में डाली और सीधे रमन्नापेट के पास तुम्मालागु डैम के रेलवे ट्रैक पर पहुंचे। वहां उन्होंने लाश को पटरियों पर फेंक दिया ताकि ये ट्रेन हादसा लगे। रास्ते में लाश लपेटने वाली चादर और रस्सी फेंक दी गई। कीर्ति ने अपनी मां का मोबाइल फोन बंद कर अपने पास रख लिया ताकि किसी को शक ना हो। अब उन्हें लग रहा था कि सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सच ज्यादा दिनों तक छिपा नहीं रह सकता। कीर्ति और शशि कुमार को लग रहा था कि उन्होंने हत्या के सारे सबूत मिटा दिए हैं और अब कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता। 23 अक्टूबर 2019 को कीर्ति ने अपनी मां रंजीता रेड्डी के मोबाइल से बाला रेड्डी के पिता कृष्णा रेड्डी को फोन किया। उसने बड़ी ही सावधानी और चालाकी से कहा, समधी जी, मैं अपनी बीमारी के इलाज के लिए नालकोंडा हॉस्पिटल जा रही हूं। तब तक हमारी बेटी कीर्ति आपके यहां रहे तो कोई परेशानी तो नहीं होगी। कृष्णा रेड्डी को लगा कि फोन पल्लेरला रंजीता ने किया है क्योंकि नंबर तो उनका ही था। उन्होंने बिना शक किए जवाब दिया, बिल्कुल बिटिया को भेज दीजिए, चिंता की कोई बात नहीं है। योजना के मुताबिक 24 और 25 अक्टूबर को कीर्ति बाला रेड्डी के घर चली गई। जाने से पहले उसने पड़ोसियों और रिश्तेदारों के बीच ये अफवाह फैला दी कि वो विशाखापट्टनम किसी जरूरी काम से जा रही है। इस बीच रमन्नापेट रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी पुलिस को पटरियों पर एक महिला की लाश मिली। लाश बुरी तरह खराब हो चुकी थी और पहचानना मुश्किल था। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शिनाख्त न होने पर डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। कीर्ति और शशि कुमार को लगा कि मामला हमेशा के लिए खत्म हो गया, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। कीर्ति रेड्डी और शशि कुमार को लग रहा था कि उन्होंने हत्या का परफेक्ट प्लान बनाया था, लेकिन पुलिस की पैनी नजर से वो बच नहीं सके। क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर सतीश ने 28 अक्टूबर 2019 की सुबह को था शशि कुमार को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस ने कीर्ति से सख्ती से पूछताछ की तो सारा सच बाहर आ गया। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि चिमोला बाल रेड्डी ने नाबालिग कीर्ति को गर्भवती किया था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने चिमोला बाल रेड्डी को रेप के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तीनों अभियुक्तों से पूछताछ के बाद उनके खिलाफ गंभीर धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया। साथ ही चिमोला बाल रेड्डी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के अंतर्गत भी मामला दर्ज किया गया। तीनों अभियुक्तों की चार्जशीट तैयार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों, बेटियां मां बाप का मान सम्मान होती है, लेकिन वही बेटियां अगर गलत राह पर उतर जाएं, तो न केवल परिवार की इज्जत के लिए खतरा बन जाती है, बल्कि कई बार तो भयंकर परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है और आपको सचेत करना है, ताकि आप लोग सतर्क रहें और सावधान रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी सच्ची स्टोरी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।